फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो भारत की राज्य व्यवस्था के 13वें चैप्टर पर होगी, जो संघीय व्यवस्था है। आप तो जानते ही हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से बेहतर यूपीएससी तथा अन्य किसी भी एग्जाम के लिए और दूसरी बुक है ही नहीं। इसलिए यदि आपने पॉलिटी के लिए इस बुक को अच्छे से कवर कर लिया तो आपको अन्य किसी भी बुक पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर जो संघीय व्यवस्था है उसको देखते हैं। राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों कौन कौन से एकल व संघीय में वर्गीकृत किया है। परिभाषा के अनुसार एकल या एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। यानी जो एकल या एकात्मक सरकार होती है उसमें शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। किसके पास होती है? केंद्र के पास। और दूसरी ओर संघीय सरकार वह है जिसमें संघीय यानी शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। यानी संघीय सरकार में जो शक्तियां हैं वो केंद्र और क्षेत्रीय सरकार दोनों में विभाजित होती हैं, जबकि एकल सरकार में सिर्फ केंद्र सरकार में ही निहित होती हैं। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन और स्पेन आदि में सरकार का एकात्मक स्वरूप है। यानी इन सब देशों में सरकार का कौन सा स्वरूप है? एकात्मक। यानी जो शक्ति है वो केंद्र के पास ही अधिक है। जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि में सरकार का संघीय मॉडल है। संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या फिर संघीय सरकार के रूप में माना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में माना जाता है। इसका मतलब क्या है? जो ये अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है या रूस, ब्राजील, इनमें कैसा मॉडल है? संघीय। जबकि स्पेन, जापान, इनमें कैसा मॉडल है? एकात्मक स्वरूप है। आगे देखिए, संघीय एवं एकात्मक सरकार की विशेषताओं को निम्नलिखित तरीके से तुलनात्मक रूप से उल्लेखित किया गया है। अब इनमें तुलना की गई है, हम उसे देख लेते हैं। संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फोएडस से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है? फोएडस, जिसका अभिप्राय है संधि या समझौता। इस तरह संघ शासन एक नया राज्य है। यानी राज्य क्या होता है? राजनीतिक व्यवस्था जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। आपने पढ़ा भी होगा, जो शासन व्यवस्था है उसके सिद्धांत होते हैं समझौता परक सिद्धांत, उसी की यहाँ बात की गई है। संघों की इकाइयों को विभिन्न नामों जैसे राज्य जैसा कि अमेरिका में, या कैंटोन जैसा कि स्विट्जरलैंड में, या प्रांत जैसा कि कनाडा में, यानी ये सब नाम दिए गए हैं। इन देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है संघीय सरकार को, या गणतंत्र जैसा कि रूस में, इन नामों से पुकारा जाता है। संघ शासन दो रूपों में निर्मित होता है। वे कौन कौन से हैं दो रूप? एकीकरण व विभेदीकरण। पहले मामले में यानी जो एकीकरण वाला मामला है उसकी बात है, सैनिक कमजोरी वाले या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य यानी स्वतंत्र मिलकर एक बड़े व मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। यानी जो एकीकरण संघ शासन का रूप है उसमें सैनिक कमजोरी वाले यानी जो सैनिक रूप से कमजोर हैं और आर्थिक रूप से जो पिछड़े राज्य हैं वह मिलकर एक मजबूत संघ का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप अमेरिका। दूसरे मामले में है बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है। क्या बताया दूसरे मामले में? कि जो बड़ा एकीकृत राज्य संघ है यानी जो राज्य है वो संघ में परिवर्तित हो जाता है जहां राज्यों को स्वायत्तता होती है। उदाहरण के लिए आप देखिए यहाँ पे कनाडा। अमेरिका विश्व में पहला व प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। अमेरिका क्या है? जो विश्व में भी पहला और प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। यह अमेरिका क्रांति यानी जो अमेरिका में क्रांति हुई थी, अमेरिकी क्रांति, उसकी बात की गई है। आप जानते हैं वो कब हुई थी? 1776 में, यानी 1785 से 83 के बीच। उसके बाद यहाँ बात किसकी की गई है? अमेरिकी संविधान की। वो कब बना? 1787 में। इसमें 50 राज्य मूलतः 13 राज्य समाहित हैं। यानी यहाँ क्या बताया गया है कि जो अमेरिका में है 50 राज्य हैं, अगर हम उनका मूल रूप देखें तो वो 13 राज्य ही हैं। और संघीय शासन में कनाडा 10 प्रांतों मूल रूप से 4 प्रांत से निर्मित भी काफी पुराना है।
और कनाडा का जो संघीय शासन है यानी संघ है वो कब निर्मित हुआ? 1867 में निर्मित हुआ। आप इसे भी याद रखिएगा। भारत के संविधान में, अब यहाँ बात आ गई भारत की, भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया। आप तो जानते ही हैं हमने कौन सी व्यवस्था को अपनाया है? संघीय सरकार व्यवस्था, यानी केंद्र और राज्य स्तरीय यानी प्रांतों में शक्तियों को विभाजित किया गया है। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को दो कारणों से अपनाया, यानी जो हमारे संविधान निर्माता थे कुछ कारण तो दिखे होंगे तभी तो उन्होंने जो है संघीय व्यवस्था को अपनाया, यानी एकात्मक स्वरूप को उन्होंने नकार दिया और संघीय स्वरूप को अपनाया। वो कारण देखिए, देश का वृहद आकार एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। हमारा देश है जो बहुत बड़ा है, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। इन सब पहलुओं को देखते हुए ही तो उन्होंने संघीय सरकार को अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि जो क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में भी अभिवृद्धि होगी। यानी यही हमारे जो उस समय के भारत था और आज भी जैसा भारत है उसके लिए उपयुक्त व्यवस्था थी। वैसे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आप यहाँ देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस लाइन को आप यूपीएससी के एग्जाम में सीधा के सीधा कहीं भी देखने को मिलेगी। संविधान में कहीं भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। आपको क्या दे दिया जाएगा एग्जाम में कि संघ शब्द का उल्लेख संविधान में है, लेकिन वो गलत होगा। इसलिए इसे याद रखिएगा कि संविधान में कहीं भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है, यानी जो भाग 1 का अनुच्छेद 1 है, भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता, यानी परिभाषित तो करता है भारत को संघ के रूप में, लेकिन संघ का स्पेशल उल्लेख नहीं किया गया है। आगे देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से दो बातें उभर कर सामने आती हैं, यानी जो राज्यों का संघ कहा गया है भारत को, उससे दो बातें सामने उभर कर आती हैं। यानी किसके अनुसार? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार। वो दो बातें देखिए, अमेरिकी संविधान यानी अमेरिकी जो संघ है उसके विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। जो अमेरिकी संघ है वो तो है राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल, लेकिन जो भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है, वो बताया है। दूसरा क्या है कि राज्यों को यह अधिकार नहीं है, यानी जो हमारे संविधान में है राज्यों को अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक रख सके। और फेडरेशन संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है। जो हमारे राज्य हैं उनको ये शक्ति नहीं है कि वो कह दें हम केंद्र से अलग हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा क्या है? फेडरेशन संघ है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। ये देखिए अगला अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, कि जो हमारी संघीय व्यवस्था है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है, यानी हमने जो संघ की अपनी व्यवस्था को लिया है वो किसके संविधान से यानी किससे लिया है? वो कनाडा के मॉडल यानी कनाडा देश से लिया है हमने। एक अत्यंत सशक्त केंद्र के होने के आधार पर कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से सर्वथा भिन्न है। जो कनाडा है और अमेरिका है दोनों का मॉडल अलग अलग है। हमने कौन से मॉडल को चुना है? कनाडा के मॉडल को। भारतीय संघीय व्यवस्था जो भारतीय संघीय व्यवस्था है कनाडाई व्यवस्था से इस आधार पर समानता प्रदर्शित करती है, यानी यहाँ समानता बताई है उसके आधार देखिए इसका निर्माण, यानी जो हम इसका निर्माण है यानी कि विखंडित होने के तरीके। संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग किया है हमने। कनाडा में भी तो संघ जो शब्द का प्रयोग किया गया है। इसकी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति यानी राज्यों की तुलना में केंद्र का ज्यादा शक्तिशाली होना, ये सब समानता है कनाडा और हमारे संविधान में। आगे देखते हैं संविधान की संघीय विशेषताएं। अब हम देखेंगे विशेषताएं। पहले देखिए द्वैध राज पद्धति, यानी क्या है? संविधान में संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज पद्धति को अपनाया गया है। प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियां दी गई हैं। यानी यही तो इम्पोर्टेंट बात है हमारी संघीय व्यवस्था की। केंद्र और राज्य स्तर पर सभी को अपने अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियां हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों, देखिए कौन कौन से मामले राष्ट्रीय महत्व के, वो कौन से हैं? रक्षा, विदेश नीति है जो विदेश के मामले हो गए, मुद्रा, संचार आदि को देखती है। जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकारें क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती है। और स्थानीय महत्व के मुद्दे तो आप जानते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था है, कृषि है, स्वास्थ्य है, स्थानीय प्रशासन आदि। ये क्या है? जो क्षेत्रीय जो सरकारें हैं यानी क्षेत्रीय एवं स्थानीय, वह इन सब मुद्दों को देखती हैं। आप एक बात को याद रखिएगा, हम आपको इस तरह पढ़ा रहे हैं, यदि आपने हमारे साथ साथ
इसको कवर कर लिया तो आपको यह बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जब आप इसे खुद से 10 बार या 5 से 7 बार भी पढ़ लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। हम आपको ये विश्वास के साथ कहते हैं बिल्कुल। आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, लिखित संविधान। हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है वरन विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। यानी मूलतः इसमें एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और भाग कितने हैं 22। ये उस समय की बात है जब इसे बनाया गया था और वर्तमान समय में तो स्वरूप बदल चुका है। कितने अनुच्छेद, 450 अनुच्छेद। यानी 2016 की बात है, अब तो अनुच्छेद भी बढ़ चुके होंगे और 24 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की शक्तियों तथा उनके प्रयोग की विस्तृत विवेचना है। अतः यह दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमति को उत्पन्न नहीं होने देता। यानी हमारे संविधान में जो है सब कुछ लिख दिया गया है, यानी ये दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी कि कौन सा राज्य का अधिकार क्षेत्र है, कौन सा केंद्र का। इससे क्या है, उनमें सहमति बनी रहती है, यानी असहमति या गलतफहमी उत्पन्न नहीं होती। अगला पॉइंट देखिए, शक्तियों का विभाजन। संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं दोनों से संबंधित सूची निहित है। आपको यह बात याद रखनी है कि 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो ये बता दिया हमने क्या दिया है। इसमें विषय दिए गए हैं कि केंद्र से कौन सा विषय है, राज्य से कौन सा विषय है, या दोनों से संबंधित कौन से विषय हैं। देखिए केंद्र सूची में 100 विषय और पहले कितने थे 97, और राज्य सूची में कितने हैं 61 विषय, पहले कितने थे 66, और संवर्ती सूची में 52 जो पहले थे 47। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिए, केंद्र सूची के विषय बड़े हैं कितने 3, और कम किसके हुए हैं, यदि केंद्र के बढ़ रहे हैं और संवर्ती सूची के बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है राज्य सूची के कम होंगे। तो इस तरह आप इसे याद रखिएगा। संवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों ही तो कानून बना सकते हैं, आपको तो पता है ये बात। टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी। यदि किसी मुद्दे पर केंद्र और राज्य में टकराव हो जाता है तो उसमें प्रभावी कौन माना जाएगा, केंद्र माना जाएगा। अर्थात जो है अवशेषीय विषय, अर्थात जो किसी भी सूची में नहीं है, केंद्र को दिए गए हैं। अगला पॉइंट देखिए, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। यानी हमारा संविधान सर्वोच्च है, यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है जो कि इंग्लैंड में है। इस तरह सरकार के घटकों को दोनों स्तरों यानी विधायिका, कार्यकारी एवं न्यायिक दोनों स्तरों पर संविधान द्वारा विधित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, कठोर संविधान। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। यद्यपि संविधान में संशोधन इस सीमा तक कठोर है जिससे वे प्रावधान जो संघीय संरचना यथा केंद्र एवं राज्य संबंध एवं न्यायिक संगठन से संबंधित है, मात्र केंद्र एवं राज्य सरकारों की समान संस्तुति से ही संशोधित किए जा सकते हैं। इन प्रावधानों के संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत एवं संबंधित राज्यों में से आधे से अधिक की स्वीकृति अनिवार्य है। यानी केवल जो है केंद्र सरकार अपने बहुमत से संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसे राज्यों का भी सहयोग आवश्यक होगा। यानी ये कठोर संविधान है हमारा। आगे देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान ने 2 कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। एक, अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए, और दूसरा, केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद के निपटाने करने के लिए। यानी जो हमारा न्यायपालिका है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है जिसके अंदर सारी न्यायिक प्रक्रिया आती है, वो स्वतंत्र है। किससे स्वतंत्रता की बात हो रही है यहाँ? कार्यपालिका से और विधानपालिका से। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकेगा तभी तो संविधान की सर्वोच्चता बनी रहेगी। और दूसरा, यदि राज्य में और केंद्र में किसी मुद्दे को लेकर विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका ही करेगी। यदि वो स्वतंत्र नहीं हुई तो वो केंद्र से प्रभावित हो सकती है। आगे देखिए, संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है। कैसे?
न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें आदि। यानी जो हमारे न्यायाधीश हैं उनके कार्यकाल की सुरक्षा होगी, निश्चित सेवा शर्तें होंगी, यानी संसद उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती, तभी तो वो स्वतंत्र होकर अपना काम करेंगे। आगे देखिए, द्विसदनीय। जो संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है, यानी हमारी जो विधायिका है वो उसके दो सदन है, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। लोकसभा में जो है प्रत्यक्ष जो लोग हैं उनके द्वारा चुनकर सदस्य भेजे जाते हैं, और तभी ये कौन सा सदन है, निम्न सदन। और जो उच्च सदन है राज्यसभा, वो क्या है, भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का। आप इसे याद रखिएगा, जो राज्यसभा है वो तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा लोगों का। राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली है, जो लोकसभा के तुलना कर देखें तो राज्यसभा कम शक्तिशाली है। केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा के लिए राज्यसभा है। यानी राज्यसभा किस लिए है, यह राज्यों के हितों की तो रक्षा करती है, किससे, केंद्र से। और देखिए आप, अब हम देखते हैं संविधान की एकात्मक विशेषताएं। उपरोक्त संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, यानी जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है जिसमें सशक्त केंद्र होता है, उसी की विशेषताएं देखते हैं। यहाँ देखिए, पहली विशेषता भी एकात्मक शासन व्यवस्था की यही है। इसमें क्या होगा, सशक्त केंद्र होगा, यानी शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, जो कि संघीय दृष्टिकोण के काफी विरुद्ध है। संघीय दृष्टिकोण के तो विरुद्ध ही होगा ना, क्योंकि संघ में क्या है, केंद्र और राज्य यानी स्थानीय तौर पर शक्तियां विभाजित होती हैं, और इसमें ज्यादा शक्तियां केंद्र में होती है। प्रथमतः केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय हैं, तो सही बात है। दूसरा देखिए, केंद्रीय सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल होते हैं। और तीसरा, समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया है। तीनों मामलों में जो सर्वोच्चता किसको दी गई है, केंद्र को। अतंतः अवशेषीय शक्तियों में भी केंद्र ही प्रमुख है, जबकि अमेरिका में ये राज्यों में निहित है। तो अमेरिका में तो आपको पता ही है, संघीय व्यवस्था है। इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त बनाता है। अगला पॉइंट देखिए आप, जो एकात्मक शासन की विशेषताओं में से है, राज्य अनश्वर नहीं। अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफा कार्यवाही द्वारा उनके क्षेत्र, सीमाओं या राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है, अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, न कि विशेष बहुमत की। इस तरह भारतीय संघ अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। दूसरी तरफ अमेरिकी संघ क्या है, अनश्वर राज्यों का अनश्वर केंद्र है। इसे आप याद रखिएगा। अगली विशेषता है एकल संविधान। सामान्यतः एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें सामान्यतः तौर पर राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार मिलता है। जैसे कि अमेरिका में है, वहाँ प्रांतों का अपना अलग संविधान है और केंद्र के तौर पर अमेरिका का अपना अलग संविधान है। तो भारत में इससे इतर राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं है। हमारे यहाँ थोड़ी ना ऐसी कोई शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। जो हमारा संविधान है वह राज्यों का भी है और केंद्र का भी है, यानी राज्य एवं केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का पालन अनिवार्य है। यहाँ दिया गया है जम्मू कश्मीर अपवाद है। अब तो ये अपवाद भी नहीं रहा, आप जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर को भी अब तोड़ दिया गया है, यानी इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आगे देखिए, संविधान का लचीलापन। अन्य संघीय प्रणालियों की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। अमेरिका में राज्य भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं, यानी जो अगर किसी मुद्दे पर संविधान संशोधन की बात आती है तो यहाँ पर शक्ति किसके पलड़े में ज्यादा झुकती हुई दिखती है, हमें केंद्र के। राज्य इसमें कोई अपना योगदान नहीं दे सकता। अब आगे देखते हैं, पांचवा पॉइंट जो है हमारा, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। जो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया जाता है वो भी क्या है, समान नहीं है। अतः सदस्यता में 1 से 31 तक की भिन्नता है, यानी किसी राज्य में सीट तो 1 है तो किसी में 31 है, यानी समान प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ ना। यहाँ अमेरिका में राज्यों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्ण रूपेण महत्ता दी जाती है, यानी हमारे संविधान में, यानी हमारे जो व्यवस्था उसमें तो ऐसा नहीं है।
इस तरह अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य से 2। यह सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा कवच के समान है। यानी हमारे यदि कोई छोटा राज्य है तो उससे एक ही प्रतिनिधि आता है, तो यह व्यवस्था समान नहीं है। आगे देखिए, आपातकालीन उपबंध। संविधान जो है 3 तरह की आपातकालीन व्यवस्था निर्धारित करता है। कौन कौन सी? राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्त। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती। यहाँ क्या बताया है कि अगर आपातकाल की स्थिति है तो सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं, यानी राज्य बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है आपातकालीन व्यवस्था में। आगे देखिए, एकल नागरिकता। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का जो संविधान है कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है, कोई अन्य पृथक राज्य नागरिकता नहीं है। अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में क्या है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ आप समझिए कि यहाँ केंद्र यानी केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग नागरिकता नहीं है। यदि कोई भारत का नागरिक है तो वो भारत का ही है, ये नहीं कि वो हरियाणा का नागरिक है, पश्चिम बंगाल का अलग से नागरिक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो केवल भारत का ही नागरिक कहलाया जाएगा, अर्थात यहाँ एकल नागरिकता ही है। आगे देखिए, एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और इसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय आते हैं। यानी सबसे ऊपर क्या है? हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके अंदर तहसील, हमारे जो निचले लेवल के कोर्ट आते हैं। तो इस तरह क्या है? हमारी एक एकीकृत न्याय व्यवस्था है। और न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानूनों दोनों पर लागू होती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है। संघीय कानून संघीय न्यायपालिका और राज्य कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए आप, जो एकात्मकता को दर्शाती है हमारे जो व्यवस्था में, अखिल भारतीय सेवाएं। अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं। भारत में भी केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं यानी जो IAS, IPS, IFS केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए हैं। यानी जो केंद्र से ही चुनकर राज्यों में जाते हैं, ये सिविल सेवक कहते हैं, जिसे आप केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है और इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उन पर केंद्र का पूर्ण रूपेण नियंत्रण होता है। यानी जो राज्य में सिविल सेवक होते हैं IAS, IPS, उन पर नियंत्रण किसका होता है? केंद्र का ही होता है। अतः ये सभी सेवाएं जो हैं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। अगला पॉइंट देखिए आप, जो 10 नंबर का है, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। भारत का नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक न केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति एवं बर्खास्ती बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा होती है। यहाँ क्या बताया? वो जांच तो करता है राज्यों की भी, लेकिन उसकी नियुक्ति और बर्खास्ती किसकी सलाह से होती है? राष्ट्रपति की। तो यहाँ कौन ज्यादा शक्तिशाली दिखा आपको? केंद्र। इस तरह यह व्यवस्था राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाती है। इसके विपरीत अमेरिका के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की राज्यों के लेखाओं के संबंध में कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ तो आपने देख लिया बहुत ज्यादा भूमिका होती है। अगला देखते हैं, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। इस सूची के विषयों पर राज्यों को काफी अधिकार दिए जाने के बावजूद केंद्र का सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना रहता है। संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। क्या अर्थ हुआ यहाँ कि राज्य सूची का अगर कोई विषय है, अगर संसद को लगता है कि यह राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित कर रहा है, तो उस पर भी वह कानून बना सकती है। इसका तात्पर्य है कि बिना संविधान संशोधन के संसद की विधायिका संबंधी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ऐसा तब भी किया जा सकता है जब किसी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था हो। हमने पीछे देखा ही था कि 3 प्रकार की जो आपातकालीन व्यवस्था है उसमें तो सारी शक्तियां ही राज्यों से कहाँ चली जाती हैं? केंद्र के पास। आगे देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है
ये तो आप जानते ही हैं। और जैसे राष्ट्रपति होता है जो हमारे देश यानी भारत का ही प्रमुख कहा गया है, उसे प्रथम व्यक्ति भी कहा गया है। तो राज्यपाल किसका प्रमुख होता है? उसका राज्य का प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति देखिए आप राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो वह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण रखता है, यानी राज्यपाल के ही द्वारा केंद्र जो है राज्य पर नियंत्रण रखता है। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में भारत में कनाडाई प्रणाली को अपनाया है। हमने ये तो देखा ही था, हमने किसकी प्रणाली को अपनाया है? कनाडाई को, संघीय व्यवस्था में। लेकिन आप यहाँ ये याद रखिएगा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो भी हमने कहाँ से ली है? वो भी हमने कनाडाई प्रणाली से ली गई है। ये क्वेश्चन आपको जरूर किसी न किसी एग्जाम में दिखाई देगा और शायद आया हुआ भी है। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी देखिए, अगला पॉइंट जो है, चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न करता है बल्कि राज्य विधानमंडलों के चुनाव भी करवाता है। जो हमारा चुनाव आयोग है वो केंद्रीय चुनाव के साथ साथ राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव भी करवाता है। लेकिन इस इकाई की स्थापना को किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। और राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। इसके सदस्यों को भी इसी प्रकार हटाया जा सकता है। इसके विपरीत अमेरिका में संघ और राज्य दोनों के लिए निर्वाचन के लिए अलग अलग मशीनरी है। लेकिन भारत में क्या है? एक ही है। राज्यों के विधायक यानी राज्यों के विधेयकों पर वीटो, यहाँ वीटो की शक्ति की बात की गई है। देखिए, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की जो संस्तुति है उसके लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। और राष्ट्रपति अपनी जो संस्तुति है उसके लिए न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। तो इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो का अधिकार हो गया। लेकिन अमेरिका व जो है ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वायत्त इकाई है और वहां पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखिए संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। उपरोक्त व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है। हमने देख लिया कि हमारा संविधान जो है इन देशों के संविधान के बिल्कुल समान तो नहीं है, अलग है। और इसमें कई एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन। यह संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। यानी हम इसे पूर्ण तौर पर संघीय भी नहीं कह सकते। हमने अभी अभी देखा कि इसके कई गुण तो एकात्मक व्यवस्था जैसे हैं। इसीलिए जो केसी व्हीलर है उसने क्या कहा है कि भारतीय संविधान को अल्प संघीय कहा है, यानी पूर्णतः संघीय संविधान नहीं है। कैसा है? अल्प संघीय। के स्थानम है जो, वो क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के एकात्मक होने के उत्तरदायी दो कारण बताते हैं कि वित्तीय मामलों में केंद्र का प्रभुत्व एवं राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता। और दूसरा कहते हैं शक्तिशाली योजना आयोग द्वारा राज्य की विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करने की व्यवस्था। उन्होंने महसूस किया कि भारत एक तरफ तो एकल व्यवस्थापक देश है, फिर भी केंद्र और राज्य अपना कार्य विधिक और औपचारिक रूप में संघीय रूप से करते हैं। तो हमने देख लिया। हालांकि अन्य राजनीति शास्त्री उक्त मतों से सहमत नहीं है, यानी इन्होंने जो विचार दिया पूर्णतः सहमत नहीं है। इनके कुछ अलग विचार भी हैं, जैसे मोरिस जोन्स क्या कहते हैं, सहमति वाला संघ। आइवर जेनिंग्स, इसको याद रखिएगा, ये क्या बोलते हैं, यह मजबूत केंद्र वाला संघ है। ये जो विचारक हैं इन्होंने जो बात कहा है ये आपसे एग्जाम में मिलान करने को कह सकते हैं कि मोरिस जोन्स ने क्या कहा, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, व्हीलर ने क्या कहा। तो इसे आप याद रखिएगा। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय संविधान मुख्यतः कैसा है, संघीय है, राष्ट्रीय एकता एवं तरक्की के लिए अनोखे कवच के साथ। और ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं यह सहकारी संघ व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? यह एक सहकारी संघ व्यवस्था है। यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है, इसके राज्यों को भी कमजोर नहीं किया गया है। यह एक नए प्रकार का संघ है जो इसकी खास विशेषताओं को पूरा करता है। ये कहते हैं कि केंद्र ने जो है सरकार का निर्माण किया है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि इसने राज्यों को बिल्कुल ही कमजोर कर दिया है। इसने राज्यों को भी कुछ शक्तियां दी हैं। तो यह क्या है? एक नए प्रकार का संघ हो गया। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति पर जो संविधान सभा के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो महसूस करते हैं
संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी दोहरी राज पद्धति केंद्र राज्यों का संघ नहीं है, जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो, न ही राज्य संघ की एजेंसियां हैं। आप इनका वक्तव्य दोबारा देखिए, ये जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए ही नहीं बल्कि जो मेंस है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी इन सब जो हमने विचारक देखे इन्होंने बात कही है वो आपको लिखनी आनी चाहिए, यानी आपको पता होनी चाहिए, उसका उपयोग आप मेंस में कर सकते हैं। तो अम्बेडकर देखिए क्या कहते हैं, संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी दोहरी राज पद्धति केंद्र राज्यों का संघ नहीं है, जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो, न ही राज्य संघ की एजेंसियां। यानी संघ एवं राज्यों दोनों को संविधान द्वारा बनाया गया है, जो और दोनों की जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित है, संविधान में निहित है। यद्यपि संविधान ने कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया, तथापि यह समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय हो सकता है। केंद्रीकरण की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, एक गंभीर शिकायत यह आई कि बहुत ज्यादा केंद्रीकरण किया गया है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसको गलत समझा गया है, यानी जो यह शिकायत आई कि इसको बहुत ज्यादा केंद्रीकरण कर दिया गया है, तो उन्होंने क्या कहा कि इसको बहुत ज्यादा गलत समझा गया है। केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में समय निर्देशित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संघीयता का मूल सिद्धांत ही यह है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच विभेद वाला कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। विधायी एवं कार्यपालिका के मामले में केंद्र एवं राज्य समान है। किस मामले में? विधायी और कार्यपालिका के मामलों में। यह देखना मुश्किल है कि संविधान कितना केंद्रोमुखी है, यानी आप यह तो नहीं कह सकते कि ये 20% है, 30% है, यानी कितना केंद्रोमुखी है यह देखना मुश्किल है। इसलिए यह कहना अनुचित है कि राज्य केंद्रों के अधीन कार्य करते हैं। हम साफ साफ तो नहीं कह सकते। आगे देखिए, केंद्र अपनी इच्छा से इनकी सीमाओं को बदल नहीं सकता, न ही न्यायिक क्षेत्र को। आगे देखिए, बॉम्बई मामला जो कब आया था 1994 में, ये डेटा है जो आप इसे याद रखिएगा। में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संघीय यानी संविधान संघीय है और संघीय यह इसकी मूल विशेषता है। किसने? उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि संविधान जो है संघीय है और संघीय है वो इसकी मूल विशेषता है। यह महसूस किया गया कि संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की तुलना में केंद्र में बड़ी शक्तियां निहित है। यह तो मान लिया कि केंद्र में बड़ी शक्तियां निहित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राज्य केंद्र पर ही निर्भर है। राज्यों का अपना संवैधानिक भी अस्तित्व है। ये केंद्र के उपग्रह या एजेंट नहीं है। अपने क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च है, कई मामलों में राज्य क्या है? सर्वोच्च है। यह तथ्य कि आपातकाल के दौरान राज्य पर केंद्र अभिभावी होगा, आपातकाल के दौरान तो राज्य केंद्र पर अभिभावी होगा, संविधान के आवश्यक संघीय रूप को प्रभावित नहीं करता। यह अपवाद है और अपवाद नियम नहीं है। अपवाद रूप में ही तो है कि आपातकाल है जो अपवाद ही माना जाएगा, जिसमें राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। यह कहना उचित होगा कि भारतीय संविधान में संघीय स्वरूप केवल एक प्रशासनिक सुविधा मात्र नहीं है, बल्कि एक नियम है, हमारी वास्तविकताओं की अपनी प्रक्रियाओं और मान्यताओं का परिणाम। वास्तव में जो है भारत में संघीय व्यवस्था अगर लिखित दो संघर्षों के बीच सहमति का प्रतिनिधित्व करती है। किस किस का? सामान्य शक्तियों का विभाजन और दूसरा है राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं विशेष परिस्थितियों की तरह एक मजबूत संघीय सरकार। दोबारा देखिए आप इसे, कौन से दो संघर्षों का करती है? सामान्य शक्तियों का विभाजन, यानी जिसके अंतर्गत राज्य स्वायत्तता होते हुए अपना कार्य करते हैं, और दूसरा है राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं विशेष परिस्थितियों की तरह एक मजबूत संघीय सरकार। आगे देखिए, भारतीय राज पद्धति के निम्नलिखित कार्य संघीय व्यवस्था के घोतक हैं। अब हम देखते हैं संघीय व्यवस्था की घोतक कौन कौन सी बातें हैं। राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच बेलगाम मसले पर। नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद, उदाहरण के लिए कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल पर। आगे है क्षेत्रीय दलों का उद्भव और सत्ता में आना, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक नहीं है यहाँ, तमिलनाडु आदि। आगे देखिए, क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए राज्यों का गठन, जैसे मिजोरम या झारखंड की बात देखिए आप। अपने विकास के लिए राज्यों द्वारा केंद्र से अधिक अनुदान की मांग। फिर है राज्यों द्वारा अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए केंद्र के हस्तक्षेप पर प्रक्रिया,
उसके बाद है उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ व्यवस्थाओं का सीमांकन करना, जैसे केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग। इस तरह हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बात रह गई है, हम आपको दोबारा से वो रिवाइज करवा देते हैं कि वैसे तो हमने संघीय सरकार और एकात्मक सरकार इन दोनों के बारे में पढ़ लिया है। उसको पढ़ने के बाद ही हम इन पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। संघीय सरकार की विशेषताएं देखिए आप, दोहरी सरकार यानी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार, लिखित संविधान, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय क्या है, विधायिका। हम आपको दोबारा से ये क्यों याद करवा रहे हैं, यानी क्यों रिवीजन करवा रहे हैं, उसका कारण समझिए आप कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। विशेषता दे दी जाएंगी 4 और फिर पूछा जाएगा कि ये बताइए इनमें से एकात्मक सरकार की या संघीय सरकार की कौन सी विशेषताएं हैं। तो आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि संघीय सरकार की विशेषता कौन सी है और एकात्मक सरकार की विशेषता कौन सी। तो अब आप एकात्मक सरकार की विशेषताओं पर नजर डालिए। एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। दूसरा, संविधान लिखित भी हो सकता है जैसे फ्रांस में, या अलिखित भी ब्रिटेन में। पता ही आपको ब्रिटेन में क्या है, मौखिक है, यानी जो परंपरा है वही चल रही है, उनका कोई लिखित संविधान नहीं है। शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता, समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ, एकात्मक सरकार की। संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है जैसे जापान में है, और नहीं भी जैसे ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन में तो संविधान है ही नहीं। संविधान कठोर भी हो सकता है जैसे फ्रांस में है, और लचीला भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में। न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी। विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है और एक सदनीय भी। तो हमने आपको इसको अच्छे से याद करवा दिया है, आप अच्छे से याद कर भी लीजिएगा। तो इस तरह हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, उसमें हम आपको संसद के बारे में ही करवाएंगे, जिससे जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको सीधे सीधे 7 से 8 क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।